हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबको बताएं कि हम हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो ब्लड होता है, हार्ट होता है और किस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है। वो कंप्लीट टॉपिक ब्लड से रिगार्डिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे खुद के ही नोट्स है जो मैंने मेरे रीट के एग्जाम के समय बनाए थे और मैं आप लोगों के साथ में इसको अपडेट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसकी पीडीएफ को लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। देखिए, इससे पहले हम लोग टोटल 5 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 6 है और ये जो नोट्स है वो आप लोगों के जो है वो एनसीईआरटी बुक में से ही देखकर बनाए गए हैं। एनसीईआरटी की बुक जिसमें स्पेशली ये जो टॉपिक है वो 7th और 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है। 6th क्लास में, 8th क्लास में और 9th क्लास में ये टॉपिक नहीं है। तो देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब हम लोग देख लेते हैं रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है। परिवहन का मतलब होता है हमारे शरीर में ब्लड जो है होता है वो सर्कुलेट होता है अंगों से हृदय में और हृदय से अंगों में जाता है। तो परिवहन के लिए कंप्लीट जो है वो सिस्टम सेट रहता है, उसको ही हम लोग परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है वो पार्ट होता है ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड क्या होता है, तो ये एक तरल पदार्थ होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियां जिसको हम लोग शिरा और धमनी बोलते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। रक्त क्या होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें रुधिर कणिकाएं आती है। प्लाज्मा होता है, रक्त का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है और अन्य रुधिर कणिकाएं होती है। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाएं जिसमें पहली आती है आरबीसी, जिसको हम लोग रेड ब्लड कार्बल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, इसमें एक लाल वर्णक होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कठिन हो जाता है। और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन को ही शॉर्ट में HB के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। इनको सैनिक कोशिकाएं भी बोलते हैं क्योंकि ये कोशिकाएं क्या करती है, उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग प्लेटलेट, जिसको हम लोग बिंबाणु या पट्टिकाणु भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना, जैसे कि हमारे शरीर में चोट लग जाती है और रक्त बहने लगता है, तो रक्त बहुत ज्यादा न बहे तो हम देखते हैं कि थोड़े समय पश्चात क्या हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। थक्का बनने के कारण क्या होता है, रक्त का अधिक स्त्राव नहीं होता है। तो रक्त का थक्का किसके कारण बनता है, तो वो बनता है प्लेटलेट से या फिर बिंबाणु या पट्टिकाणु के कारण। अगला देख लेते हैं हम लोग रक्त नलिकाएं या वाहिकाएं, जिसको हम लोग रक्त ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं, जिसमें पहला आता है धमनी। धमनी क्या होता है, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं होती है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि धमनी में जो रक्त होता है वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, यानी कि शरीर के हृदय से शरीर में जाना धमनी काम करती है। धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है और लचीली होती है, क्योंकि यह रुधिर जो है वो हृदय से उच्च दाब से निकलता है। हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है, तो वो करता है हमारी धमनी। अगला हम लोग देखते हैं शिराएं। शिराएं क्या करती है, विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करती है और हृदय में लाती है। तो हृदय से अंगों में कौन लेकर जा रहा है, धमनी, और अंगों से वापस हृदय में कौन ला रहा है, तो शिराएं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी नहीं होती है, क्योंकि रुधिर में खुद में इतना दाब होता है और इसमें जो वॉल्व होते हैं जो रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी शिराएं जो होती है उसकी भित्ति मोटी नहीं होती है। अब देखिए, रुधिर में दाब तो होता है, दाब होता है तो फिर जो है वो इसकी शिराएं मोटी होनी चाहिए, लेकिन मोटी नहीं होती है, क्योंकि जो शिराएं होती है उसके अंदर वॉल्व होते हैं। हमारे हार्ट में भी वॉल्व होते हैं जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे देख लेते हैं रुधिर वाहिनियां क्या होता है, जिसको हम लोग केशिकाएं भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं। ये क्या होती है, तो ये अत्यधिक पतली होती है जो धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं धमनी और शिरा में अंतर। ये इंपॉर्टेंट है और जो अंतर है वो आप लोगों को याद होने जरूरी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धमनी,
उसके बाद में शिरा। धमनी क्या करती है, ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती है, और शिरा रुधिर को अंगों से हृदय तक लेकर आती है। ये अभी हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं धमनी, तो धमनी लाल रंग की होती है, शिरा नीले या फिर बैंगनी रंग की होती है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं। धमनी शरीर में गहराई में स्थित होती है, यह शरीर की ऊपरी सतह पर स्थित होती है। इसकी दीवारें मोटी होती है, वह पीछे होती है। इसकी दीवारें पतली होती है, वह लचीली होती है। धमनी जो होती है आंतरिक गुहा संकरी होती है, और शिरा के आंतरिक गुहिका जो होती है वह अपेक्षाकृत चौड़ी होती है। मतलब धमनी में संकरी होती है, पतली होती है, और ये चौड़ी होती है। धमनी खाली होने पर पिचकती नहीं है, और शिरा जो होती है वो खाली होने पर पेचक जाती है। धमनी में सदैव शुद्ध रक्त बहता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। धमनी में सदैव कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन केवल फुफ्फुसीय धमनी, जिसको हम लोग पल्मोनरी धमनी भी बोलते हैं, उसको छोड़कर। यानी सारी की सारी धमनियां जो है उसमें शुद्ध रक्त बहेगा, और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। वैसे ही शिरा में ठीक इसका उल्टा होता है, शिरा सारी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहेगा, लेकिन केवल फुफ्फुसीय धमनी में जो है वो शुद्ध रुधिर बहेगा। उसके बाद में महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है, और महाशिरा सबसे बड़ी शिरा होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग, मैंने चित्र को भी जो है वो इंक्लूड किया है। एक बार हम लोग इसका चित्र देख लेते हैं। ये मानव शरीर है, जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो हार्ट है, और जो ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की जो है वो शिरा है। ब्लू कलर की जो भी है, आप लोगों को यहाँ पर जो भी ब्लू कलर की दिख रही है वो शिरा है, और जो रेड कलर में है वो धमनी है। तो आई थिंक आप लोगों का ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं एक नोट, और जो इम्पोर्टेंट है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, और भ्रूणावस्था व नवजात शिशु में प्लीहा में होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, या नवजात होता है, शिशु होता है, तब उस बालक में जो रक्त का निर्माण जो है वो प्लीहा में होता है। प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं प्लीहा को। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, और ब्लड कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है, जिसका पीएच 7.4 होता है। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो हीमोपोइसिस कहलाती है। तो ये हम लोगों ने रक्त को देख लिया। अब हम लोग रक्त जो है उसका कुछ एक देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको हम लोग एक बार फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। देखिए, ब्लड होता है, तरल संयोजी ऊतक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ठोस कणिकाएं। प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है 55%, और ठोस कणिकाएं जो 45% होती है, यहाँ पर परसेंट आएगा। प्लाज्मा 55% जो अगेन से 2 पार्ट्स में, जिसमें 90% जल होता है, और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों में भी हार्मोन, प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल, ये सारे। और ठोस कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है डिटेल में, लेकिन एज अ फ्लो चार्ट, ताकि आप लोगों को जो है वो हेल्प रहे समझने में। अब हम लोग देख लेते हैं रक्त के कार्य। रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन यानी कि O2, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है। शरीर को पीएच को नियंत्रित करता है, और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रकार। 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुले का मतलब क्या होता है कि रक्त जो है वो किसी भी वाहिकाओं या वाहिनियों में नहीं बहता है, बल्कि रक्त सीधे अंगों में बहता है, बिना किसी वाहिनियों के, जैसे अकशेरुक, जैसे कॉकरोच वगैरह में। और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जो रक्त होता है वो धमनियों, शिराओं में बंद रहता है, यानी जो रक्त होता है वो पूर्ण रूप से वाहिनियों के अंदर ही बहता है। अंगों के साथ में इसका सीधा संपर्क नहीं होता है, जैसे कि कशेरुक और सिफेलोपोडा वर्ग के सदस्य, और मनुष्य। कशेरुक में सारे मनुष्य आ जाते हैं, और जितने भी जंतु, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सब में। तो इन सब में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त की बात में, रक्त का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब रक्त देखने के बाद में हम इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देख लेते हैं, वो आता है हमारा हृदय के। मानव का हृदय कैसा होता है, तो हृदय देख लेते हैं। मानव हृदय जो हमारा पंप है, जिसको हम लोग हार्ट भी बोलते हैं। हृदय कैसा होता है, पेशी अंग होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, और हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी 2 कोष्ठ होते हैं वो आलिन, और निचले 2 कोष्ठ निलय।
कक्षों के बीच का विभाजन ऑक्सीजन समृद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। क्या मतलब है इस लाइन का कि ये जो कक्ष होते हैं, यानी ऊपर के जो दो कोष्ठ होते हैं, नीचे के दो कोष्ठ होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं ना, चारों कोष्ठ क्या होते हैं, जो शुद्ध रुधिर होता है, ऑक्सीजन समृद्ध यानी कि शुद्ध रुधिर, और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त यानी कि अशुद्ध रुधिर, इनको आपस में चारों जो कक्ष होते हैं वो इन दोनों को मिलने के नहीं देते हैं। ये कुछ हृदय का चित्र है, कंप्लीट हृदय है। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाले ये जो पार्ट होता है, यहाँ से देखिए ये यहाँ तक का जो पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, आर्टरीज, जिसको हम लोग आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो धमनी होती है। और देखिए बायां जो भाग होता है वो बायां आलिंद, और बायां जो नीले नीचे वाला भाग होता है वो बायां नीले, ये दायां आलिंद और ये दायां निलय। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये होती है महाधमनी, क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। अभी जस्ट हम लोग चित्र से देख रहे हैं। ये होती है हमारी ऊपर वाली महाधमनी, महाधमनी होती है ये, और ये होता है हमारा दाया आलिंद। और शरीर के ऊपरी भाग में यहाँ की साइड में महाशिरा होती है, और ये जो होती है वो फुफ्फुस धमनियां होती है, और ये जो होती है वो फुफ्फुस शिराएं होती है। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है वो विभाजिका है, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि जो इन चारों कक्ष को जो है वो आपस में मिक्स नहीं होने देता है, इन दोनों को अलग अलग रखता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसको कुछ डिटेल देख लेते हैं। हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, दायां और बायां आलिंद होता है, दायां बायां निलय होता है। अभी हम लोगों ने देखा दायां आलिंद ऊपर के भाग में होता है, और दोनों आलिंद जो होते हैं वो सेप्टम या विभाजिका द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। और ये जो विभाजिका होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको अंतरा आलिंद भित्ति भी बोलते हैं। और निलय हृदय के पश्चिम भाग में यानी नीचे के भाग में होते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया चित्र में, निलय हृदय के पश्चिम भाग में स्थित होते हैं, जो एक दूसरे से अंतरा निलय भित्ति के द्वारा अलग रहते हैं। आलिंद की दीवार पतली व निलय की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। आलिंद की दीवार पतली और निलय की दीवार मोटी। दाया आलिंद जो होता है वो दाया निलय से एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे दाया आलिंद निलय छिद्र बोलते हैं। और इस छिद्र पर एक त्रिवलनी कपाट, जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, जो रक्त को दाया आलिंद से दाया निलय में जाने देता है, लेकिन उसको वापस नहीं आने देता। इसी प्रकार से बायां आलिंद बायां निलय से बायां आलिंद जो है वो बायां निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। यानी बायां आलिंद और बायां निलय जो है वो किसके द्वारा खुलता है, तो बायां आलिंद निलय छिद्र, यानी कि जो पहले जो आ रहा है उसका नाम भी वही पड़ गया। तो इस छिद्र पर द्विवल्नी कपाट पाए जाते हैं, और जो रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय में तो जाने देता है, किंतु विपरीत दिशा में जाने नहीं देता है। हालांकि अभी आप लोगों को ये सब कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा कि क्या दाया बाया कहाँ पर, बाई कस्पिड जो कपाट है वो कहाँ है, ट्राई कहाँ है। तो इसको वापस से मैं आप लोगों को, जैसे अभी मैंने ब्लड नहीं है आप लोगों को पढ़ाया था कंप्लीट जो है वो फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो ये सारी चीजें भी जो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से बाया दाया, और जो कहाँ पर द्विवल्नी कपाट है, जहाँ कहाँ पर त्रिवल्नी कपाट है, तो वो सारी चीजें जो है वो आगे आगे हम जो है वो नोट के रूप में देखते रहेंगे। तो आप लोगों को जो है वो ज्यादा जो है वो दिक्कत नहीं होगी याद करने में। वैसे इनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा कि द्विवल्नी कपाट कहाँ होता है और त्रिवल्नी कपाट कहाँ होता है। अब हम लोग देख लेते हैं हृदय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हृदय स्वयं की पेशी द्वारा ही उत्तेजित होता है, अतः इसे पेशी जनित अंग बोलते हैं। और अन्य अंग जो होते हैं वो प्रेरक तंत्रिका द्वारा कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा, जो हमारी मस्तिष्क की अन्य ऐच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है, उसमें भी उपस्थित हमारा जो कार्डियक क्षेत्र होता है वो करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं हृदय से रिगार्डिंग और चीजें। हृदय पर पेरिटोनियम के दो आवरण रहते हैं, पहला होता है पैराइटल, दूसरा होता है विसरल। दोनों के मध्य में पैराकॉर्डियल द्रव होता है, जो हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। महाधमनी व फुफ्फुस धमनी में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हृदय जो होता है उसमें कौन सा ऐसा भाग है जिसमें अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, तो एक तो महाधमनी और दूसरी फुफ्फुस धमनी, ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। आगे देख लेते हैं हार्मोनों में थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनालिन हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। यानी कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, एक तो करता है मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क में, और दूसरा हार्मोन्स में थायरोक्सिन और एड्रेनालिन। अब हम लोग देख लेते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को एज अ फ्लो चार्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद में इसकी कंप्लीट जो है वो
आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊँगी। अगर आप लोग इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, तो कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मैंने 2 चित्र इंक्लूड किए हैं, एक ये और एक ये। देखा जाए तो ये दोनों ही डायग्राम जो है वो सेम है, बट ये वाला चित्र आप लोगों के 10th क्लास के एनसीईआरटी की बुक से और ये वाला जो है वो 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। दोनों कंप्लीट सेम है, ये थोड़ा ईज़ी तरीके से और ये थोड़ा जो है वो टफ तरीके से, यानी कि थोड़ा डिटेल में है। तो मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया है, जो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए वो आप लोग दे सकते हैं। लेकिन आप लोग एज़ अ फ्लो चार्ट इसको पढ़िएगा, समझिएगा, तो आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे, देखिए ये हमारे क्या होते हैं, फेफड़े। तो रक्त सबसे पहले कहाँ आ रहा है, तो रक्त जो है वो सबसे पहले हृदय में आता है। हृदय में कहाँ से आता है, तो फुफ्फुस शिरा से। शिरा से होते हुए रक्त कहाँ आता है, हमारी केशिकाओं में, और केशिकाओं से आता हुआ धमनी में, और धमनी से वापस हमारी फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहाँ आ जाता है, हृदय में, और हृदय से वापस फेफड़ों में। तो ये कंप्लीट था, यानी रक्त आता कहाँ से है, फुफ्फुस शिरा से, शिरा से होता हुआ केशिकाओं में, वहां से धमनी में, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ रक्त वापस हृदय में, और हृदय से वापस फेफड़ों में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो हम लोगों ने देख लिया ये। अब देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला रक्त जो होता है वो कैसा होता है, तो रक्त जो होता है वो फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा में आ रहा है। सबसे पहले शरीर को महाधमनी, शरीर की महाधमनी में आता है, और शरीर के अलावा फुफ्फुस के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों की केशिकाएं, यानी कि शरीर की जो केशिकाओं में, तो कुछ शरीर के अन्य अंगों में आता है, साथ साथ में अलग केशिकाओं में भी आता है। फिर यह शरीर से जो है वो महाशिरा में अशुद्ध रक्त, ये जो रेड कलर है ना वो शुद्ध रक्त है, ब्लू कलर अशुद्ध रक्त है। शरीर से महाशिरा में, बाद में फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी होती है, वहां से फुफ्फुसीय केशिकाएं, इस तरीके से वापस यहाँ, फिर वापस यहाँ, फिर वापस यहाँ, फिर यहाँ, और कंप्लीट यहाँ। अब ये कंप्लीट रक्त का जो सर्कुलेशन है वो 2 बार होता है। एक बार हृदय में आ रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ आता है तो हृदय में, फिर यहाँ से निकल कर वापस हृदय में, फिर वापस शरीर में, फिर वापस हृदय में, वापस हृदय में आता है, वापस अंगों में जाता है, वापस हृदय में आता है। यानी कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो 2 बार काम कर रहा है। यानी एक तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, हृदय में आ रहा है, फिर वापस यहाँ से वापस हृदय में आ रहा है, फिर वापस अंगों में जाते हुए वापस यहाँ आ रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है, फिर वापस से यहाँ आ रहा है। तो हृदय का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो 2 बार हो रहा है। 2 बार होता है, फिर कंप्लीट जो है वो, यानी 2 बार घूमता है तब एक संचरण कंप्लीट होता है। हृदय में 2 बार आता है तब एक संचरण कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए मानव रक्त परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ आई थिंक आप लोगों को फ्लो चार्ट से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि शरीर में रक्त जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो शरीर में रक्त जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो आ रहा है शरीर की महाशिरा से। तो फुफ्फुसीय शिरा ये है और शरीर की महाधमनी ये है, शरीर से महाशिरा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले अगर हम लोग थ्योरी देखें तो क्या बोल रहे हैं, महाशिरा के द्वारा। महाशिरा कौन सी है, तो महाशिरा के द्वारा आप लोग देख सकते हैं, महाशिरा कौन सी है, तो ये शरीर की महाशिरा। महाशिरा यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी, तो ये महाशिरा है। तो महाशिरा के द्वारा अंगों से CO2 युक्त, यानी कि जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त कहाँ आ रहा है, तो वो शरीर के दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में क्या होता है, दाएं आलिंद, देखिए महाशिरा से ये रक्त आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आलिंद। आलिंद कौन सा पार्ट होता है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये दायां भाग है, इसलिए यहाँ दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से आता है, वहां पर त्रिवलन का पार्ट होते हैं। अब देख लीजिए, त्रिवलन का पार्ट कहाँ होता है, तो यहाँ पर दाएं और बाएं, दायां जो भाग होता है, दायां आलिंद, और दायां जो निलय होता है, इन दोनों के बीच में त्रिवलन का पार्ट होता है। तो महाशिरा से रक्त कहाँ आ रहा है, दाएं आलिंद में, वहां पर त्रिवलन का पार्ट से होते हुए रक्त कहाँ आ जाता है, आप लोगों के इसके नीचे की तरफ दाएं नीले में आ जाएगा। दायां नीले फुफ्फुसीय धमनी। अब आप लोग देख लीजिए, दाएं नीले में क्या होती है, फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि ये जो रक्त होता है वो अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से ये बहता कहाँ जा रहा है, यहाँ से बहकर ये रक्त जो है वो फुफ्फुसीय धमनी में आ रहा है। फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए ये शरीर में यहाँ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। दायां नीले में आता है, दायां नीले से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा CO2 युक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आता है। तो ये फेफड़े हो गए आप लोगों के, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो फेफड़े हो गए, फेफड़ों में आता है। फेफड़ों में आने के पश्चात फेफड़ों से शुद्ध हो जाता है, फेफड़ों में आने के बाद में शुद्ध हो गया, शुद्ध होके फुफ्फुसीय सिरा,
फुफ्फुसीय शिरा कहाँ है? तो फुफ्फुसीय शिरा ये पड़ी, यहाँ पर शुद्ध हो गया, यहाँ से फुफ्फुसीय शिरा में होते हुए कहाँ आ रहा है? तो शरीर के ऊपर वाले यानी कि बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में यहाँ पर बायां आलिंद और बाएं नीले की तरफ कौन से कपाट होते हैं? तो द्विवल्नी कपाट। द्विवल्नी कपाट से होते हुए वापस देखिए, यहाँ पर द्विवल्नी कपाट है, यहाँ पर होते हुए वापस यहाँ से चक्कर लगाकर शरीर की महाधमनी से वापस जो है वो रक्त नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो आप लोग देखिए, फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस से शिरा द्वारा दाएं बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से द्विवल्नी कपाट, अभी हम लोगों ने देखा। शुद्ध रुधिर जो है वो बाएं नीले में आता है, जहां से शुद्ध रुधिर वापस महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में, महाधमनी यानी कि शरीर की महाधमनी के द्वारा ये शरीर के बहुत सारे अंगों में पहुंचा दिया जाता है। इस बार इसलिए इस प्रकार रुधिर जो है वो हृदय में 2 बार प्रवेश करता है, एक शरीर के अंगों से हृदय में महाशिरा द्वारा और दूसरा फुफ्फुस से शिरा द्वारा फेफड़ों से हृदय में। इसी कारण यह दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, जो केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। एक बार मैं कंप्लीट आप लोगों को जो भी थ्योरी है वो कंप्लीट मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए क्या हो रहा है, इसका मैं कंप्लीट आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले क्या होता है, शरीर में महाशिरा में ये रक्त आ रहा है यहाँ से, शरीर से महाशिरा से। तो रक्त आता कहाँ से है? हृदय में। क्वेश्चन यही बनेगा, शरीर में जो है वो हृदय में जो है वो शरीर से कहाँ आ रहा है? तो महाशिरा के द्वारा सबसे पहले आता है, ये होता है हमारा दायां भाग, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं नीले में आता है। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा कौन से कपाट होता है? तो त्रिवल्नी कपाट। यहाँ से यहाँ से होता हुआ ये कहाँ आ रहा है? तो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ये कहाँ आ रहा है? तो फेफड़ों में। फेफड़ों में शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद में फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ये कहाँ आता है? तो ये आता है बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद और बाएं नीले में आता है। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट होता है? तो वो कपाट होता है हमारा द्विवल्नी कपाट। अभी द्विवल्नी कपाट के माध्यम से नीचे आ गया। अब नीचे से यहाँ से वापस ये शरीर को महाधमनी के माध्यम से ये कहा जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त आ जाता है। तो देखिए रक्त का जो है वो किस तरीके से घूमेगा? तो यहाँ से रक्त आएगा, एक बार नीचे जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ वापस ऊपर की तरफ, फिर वापस हृदय में आया और यहाँ से वापस घूमता हुआ वापस, यानी हृदय में कितनी बार आया? हृदय में तो 2 बार आया ना। तो हृदय में 2 बार आने के कारण इसको क्या बोलते हैं? जो है वो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। दायां आलिंद जो होता है उसमें पेस मेकर यानी गति निर्धारक होता है। क्वेश्चन बनता है कि पेस मेकर कहाँ होता है? तो वो होता है दाएं आलिंद में। सांप के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। मछलियों के 2 होते हैं, 1 आलिंद और 1 निलय। जबकि स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन व ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेता है। अब आगे का टॉपिक है रुधिर दाब के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का रुधिर से संबंधित कुछ रोग। उसके बाद में हम लोग रक्त समूह देखेंगे, और रक्त समूह के बाद में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, लसिका, और फिर उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये कंप्लीट जो डिस्कशन है वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। रक्त से रिगार्डिंग और रक्त परिसंचरण तंत्र से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड कर ली है, और जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।